प्रोग्रेस है, उस पर से निगरानी बिल्कुल खत्म की हुई है। रिजल्ट क्या है? बहुत होपफुल है। गुड। बस प्लीज फोन दीजिएगा। थैंक यू। विश यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है जिस इलाके में तुम जा रहे हो वहां बड़ा सुकून है, नो ट्रबल एरिया। यार मेरे ख्याल में सुकून तो इस इलाके में भी है जहां मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। ये तुम कह रहे हो? देखो हमजद, सुकून इलाके में नहीं यहां होता है, अंदर, और बेसुकूनी भी इसी एरिया में है। और फिर हम एक बैच के हैं। बात एक बैच की नहीं, बल्कि तुम तो मुझे कॉलेज से जानते हो कि मैं कितना जिद्दी था कि नहीं? जिद्दी नहीं, खरे। हाँ, खरे, सच्चे, ब्रिलियंट और वाइज। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। लेकिन दोस्त, विजडम किसी की मीरास नहीं है। थोड़ी बहुत दानाई हर बेवकूफ आदमी में होती है, और हर दाना आदमी थोड़ी बहुत बेवकूफी छुपाए रखता है। और कह दो क्या कहना चाहते हो? देखो डियर, ये सोसाइटी है ना, इसको तुमसे अच्छी तरह और कौन जानता है, और इस बात को तुमसे अच्छी तरह और कौन समझता है कि ये नेकी की और बदी की दुनिया है। यहाँ झूठे भी हैं, सच्चे भी हैं, ईमानदारी भी है और बेईमानी भी है। प्लीज अपने फलसफे को जरा मुख्तसर करो। मुख्तसर ये है कि किसी भी राशि, फ्रॉड, फरेबी या मंशियात फरोश को पकड़ो जिसकी उम्र 70-80 साल के करीब हो, जिसकी टांगे क्या पूरा कब्र में आ चुका है, और उसको पूछो कि ये सब बेईमानी या फ्रॉड क्यों, किस लिए कर रहे हो, तो वो यही कहेगा औलाद के लिए। और ये फैक्ट है कि 80% बेईमानी आदमी औलादी के लिए करता है। तुम क्या समझते हो? मुझे अपनी औलाद से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं। ये मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन तुम्हारा एक मुखलिस और देरीना दोस्त होने के नाते इतना जरूर कहूंगा कि अपनी औलाद की जिंदगी खतरे में ना डालो, महज अपनी अना के लिए। तुम अजीब आदमी हो। एक तरफ दोस्ती का दावा करते हो, दूसरी तरफ आज तक तुम मुझे नहीं समझो। मैंने, यकीन करो, मैंने आज तक किसी बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। तो फिर ये सब क्या है? जिस तरह दूसरे आदमी नौकरियां करते हैं तुम भी उसी तरह करो। भेड़ों के छत्ते के करीब से आदमी सीधा गुजर जाता है, उसमें हाथ नहीं डालता। देखो हमजद, मैंने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है, इस वर्दी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के बच्चों की बका के लिए भी। रह गया मुल्क, तो मुल्क की मोहब्बत का नाम लेना अब एक क्लीशे बन गया है, और मुझे ये क्लीशे इस्तेमाल करने दो कि इस मुल्क के लिए भी। लेकिन शायद तुम ठीक कह रहे हो कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा था, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। Anyhow, see you again. विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. चौधरी साहब जिस मिजाज के आदमी थे वो तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। उनका सिर्फ एक ही मशवरा था, नित नई शादी। अम्मी की और उनकी कभी बनी ही नहीं। शमसा जी की मौत के बाद उन्होंने एक और शादी कर ली, और हम दोनों माँ बेटियों को बड़ी बेरहमी से घर से अलग कर दिया। माय गॉड। मैं और अम्मी तन्हा दो माँ बेटियां एक फ्लैट में रहने लगी। मर्दों की इस दुनिया में दो तो क्या 100 तन्हा औरतें भी बहुत गैर महफूज होती है रुशु। हम दोनों बहुत अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो गई। ऊपर से माशी मुश्किलात, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं जॉब की तलाश में निकल गया। महमूद से कहाँ मुलाकात हुई? महमूद हमारे नेक्स्ट डोर नेबर थे और हमारे हालात से बाखबर भी थे। घर में आना जाना तो होगा उनका। ये सवाल क्यों पूछा तुमने? वैसे ही। हाँ, घर में आना जाना था उनका, और अब अगर मजीद पूछोगे क्यों, तो मैं ये भी तुम्हें बताती हूँ। वो एक नौजवान थे और मैं उन्हें पसंद आ गई थी, और उन्होंने अम्मी से मेरा रिश्ता भी मांगा था। लेकिन मैंने मना कर दिया था, और एक दिन अचानक जब वो घर आई तो अम्मी घर में मौजूद नहीं थी। अम्मी घर में मौजूद नहीं है महमूद साहब। अच्छा, मैं भी किसी ऐसे ही मौके के इंतजार में था
कि जब अम्मी घर पे ना हो और मैं आपसे खुलकर बात कर सकूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ बातें होती हैं जो लफ्जों में नहीं बताई जा सकती, बल्कि रवैयों से उनका पता चलता है। आप पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हैं, मेरे रवैये से मेरे लफ्जों को जान सकती हैं। मेरा ख्याल है आप खुलकर बात करें, रवैये के बजाय लफ्जों से, महमूद साहब। चलिए, अगर आप लफ्जों ही से सुनना चाहती हैं तो फिर बगैर किसी तमीद के मैं ये कहूंगा, शाइना, मैं आपको पसंद करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। और इस बात का इजहार मैं आपकी अम्मी से कर चुका हूं। और इस बात का जवाब मैं अम्मी को दे चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। क्या कोई और? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मजबूर नहीं करूंगा। बोलो शाइना, क्या कोई और? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर मैं ये कहूंगा कि हर लड़की को एक न एक दिन शादी करना है या करना चाहती है। ऐसा वक्त आया तो देखा जाएगा। अगर ऐसा वक्त आया तो फिर मेरी इस दरखास्त को नहीं भूलना, क्योंकि पहला प्रपोजल मेरा है और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना आपके इख्तियार में है। लेकिन प्लीज मेरे इस प्रपोजल को कंसीडर जरूर करना, चाहे कितना ही वक्त लग जाए। हाँ, चाहे जितना वक्त लग जाए, चाहे उम्र गुजर जाए, मैं इंतजार करूंगा। शाइना, आपके फैसले का इंतजार करूंगा। फिर फैसला कब और कैसे हुआ? बस कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया इस एक रास्ते के सिवा। अम्मी ने आंतों में कैंसर डेवलप कर लिया था और उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक अगर कैंसर स्प्रेड न कर गया तो उनका ऑपरेशन मुमकिन था। मैं उनकी जान बचाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ऑपरेशन बाहर हो, मगर हालात तो यहाँ की इजाजत भी नहीं देते थे। चौधरी साहब को इन हालात की खबर थी क्या? प्लीज प्लीज रोशू, ऐसा तस्करा मत करो बीच में जो दिल को मजीद दुखी करे। I'm sorry। उन्हीं दिनों महमूद को थाईलैंड की एक कंपनी से पायलट की जॉब ऑफर हुई। वो घर आए और आके अम्मी से कहने लगे, मैं आपको बाहर ले जाऊंगा, वहां आपका इलाज कराऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अम्मी कहने लगी, मुझे किस हैसियत से लेके जाओगे बेटे? कहने लगे, खुद ही तो बेटा कह रही हैं, दामाद भी तो बेटा होता है। माँ ने इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे कोई सवाली किसी सखी की तरफ देखता है। मैंने अपनी सवाली माँ की झोली भर दी और इस तरह मेरी और महमूद की शादी हो गई। शाइना, आंसू पोंछ लो। मैंने शादी कर ली। शादी के चंद रोज बाद तक हम यहीं रहे। फिर लंदन जाकर महमूद ने अम्मी का ऑपरेशन कराया, मगर बेसुध कैंसर स्प्रेड कर चुका था। ऑपरेशन के चंद रोज बाद सॉरी रोशू, कितनी अच्छी धुन बज रही है, कितना अच्छा माहौल है और मैंने सारे माहौल को संजीदा और रंजीदा बना दिया। एक बात तो तय है कि तुम्हें बहुत अच्छा चाहने वाला शौहर मिल गया। You are lucky। पता नहीं। सॉरी, गलत कह गया। He is lucky। पता नहीं। मैं
भूल जाती हूँ, मगर कैप्टन मुझे तोहफा देना कभी नहीं भूलता। और ऐसे ऐसे यूनिक तोहफे देते हैं कि इंसान हैरान रह जाए। मसलन मेरी एक बर्थडे पे मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें इस दफा ऐसा तोहफा दूंगा जो पहले कभी नहीं दिया। मेरा तजस्सुस बढ़ा, मैंने पूछा क्या देंगे आप? अगर बता दिया तो तोहफे की अहमियत कम हो जाएगी। तो फिर तस्करा क्यों किया था? ताकि तुम्हारी बेचैनी और बढ़े। अल्लाह, अब तो बेचैनी बहुत बढ़ गई है, प्लीज बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। अब तो मेरी बेचैनी और बढ़ गई है। क्या तोहफा दिया था उन्होंने? तुम सुनकर हैरान रह जाओगे रोशू कि मेरे बर्थडे वाले दिन उन्होंने आसमान पर जहाज उड़ाया और फजा में मेरा नाम और हैप्पी बर्थडे लिखा। ये मंजर खुद मैंने अपनी आंखों से देखा। गुड गॉड, ही इज वेरी रोमांटिक। अब तो कैप्टन महमूद से मिलने का इश्तियाक और बढ़ गया है। कब मिलोगे? जब तुम कहोगी। इस वीकेंड पर ठीक 7 बजे मैं तुम्हें शोरूम पे लेने आऊंगी और कैप्टन घर पे तुम्हारे मुंतजिर होंगे, ओके? तुम्हें मालूम है ना गाड़ी कहाँ रोकनी है? कल जहाँ रोकी थी उससे 500 गज आगे गाड़ी रोकना। आलिजा, कल आप दौड़ते हुए बहुत थक गए थे। मेरा मशवरा है कि... मशवरा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। आइंदा ऐसी गुस्ताखी की तो... कभी नहीं आलिजा, आइंदा ये गुस्ताखी नहीं होगी। ले जाओ गाड़ी और जहाँ तुम्हें कहा गया है वहीं रोक लेना। कह रहे हो तुम? सर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वजह, तुम्हें यकीन है कि वो फजल जाई था? यकीन से मैं इसलिए नहीं कह सकता सर कि मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारे जिस बंदे ने उसे देखा है वो यकीन से कह रहा है कि वो फजल जाही था। वो इस मिशन पे काम कर चुका है सर। अगर वो वहां जॉगिंग के लिए जाता है, इसका मतलब है वो रोज वहां जाता होगा। यकीनन जाता होगा सर। तुम एक काम करो, उसे अपनी आंखों से देखो, फिर मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। लेकिन सर, वजाहत बहुत तरीके से, खुफिया तरीके से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। कहिए, कैसे याद किया? मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात हो रहे हैं मिसेस जुबैर। कुछ हमारे केस के सिलसिले में भी प्रोग्रेस हुई कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल प्रोग्रेस हुई। इन्वेस्टिगेशन में जुबैर साहब की जात पर लगे हुए इल्जामात अब क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। मतला साफ हो तो मजीद सूरत हाल से आपको आगाह करूंगा और खुशखबरियां सुनाऊंगा। जी जी, जरूर सुनाइए खुशखबरी, मैं तो मुंतजिर हूँ। शैला सुनेंगी तो बहुत खुश होगी। फहद मियां कैसे हैं? वहाँ ठीक है,
बस रिकवर कर रहा है। मैं बहुत वरीड हूं उसके लिए। आप दुआ कीजिए कि खुदा उसे इतनी हिम्मत दे कि इस लानत से छुटकारा हासिल कर सके। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, आप फिक्र न कीजिए। और बेगम साहिबा, आप अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। जुबैर साहब का कारोबार और दोनों बच्चों को आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। फहद, सिस्टर, फहद कहाँ है? मैं उन्हीं को इंजेक्शन देने आई थी जी। रूम में आई तो वो यहाँ नहीं थे। फहद, मायरा, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैंने कब कहा कि तुम शुक्रिया अदा करो? तवक्को भी नहीं रखना। तवक्को भी नहीं रखूंगी। पूछोगी नहीं क्यों? पूछूंगी भी नहीं कि क्यों। लेकिन मैं बताता हूँ कि क्यों। तुम्हें ना मुझसे हमदर्दी है ना मोहब्बत। ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रही हो। तुम्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक थीसिस मिला हुआ है और इस वक्त मैं तुम्हारे लिए फहद नहीं बल्कि एक सब्जेक्ट हूँ। प्लीज फहद, तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम बीमार होने के साथ साथ इतने बेहस भी हो सकते हो। मायरा, मायरा, आई एम सॉरी। भाई मैंने कहा ना आई एम सॉरी। देखो मायरा, मैं एक पेशेंट हूँ और पेशेंट काबिल माफी होता है। चलो मुझे माफ कर दो। कम ऑन प्लीज, प्लीज। जो माफ किया। That's it. जी जी ठीक है, आप भिजवा दें किसी को। राइट जी, खुदा हाफिज। रोसू भाई। अरे आओ आओ मुंशी जी। अरे रोसू भाई, मैं आ गया हूँ, साथ में बहुत अच्छी खबर भी लाया हूँ। तो सुना दो जल्दी से अच्छी खबर। वैसे भी आजकल इन दिनों बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और वो चचा गालिब ने कहा है ना, एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। अरे ये ब्राह्मण इधर किधर आया रोसू भाई। और ये जो गालिब मालिब है ना, इसको भी मस्कत से निकालो। रोकड़े की बात करो, रोकड़े की करो बात। रोकड़े की क्या रोकड़ा है? ये जो अपना गैरेज वाला प्लाट है ना, इस पे लैंडलॉर्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का प्रोग्राम बना रहा है क्या? और सारे दुकानदारों को उठा रहा है धनी। ऐसे ही उठा रहा है? भीड़ लगा हुआ है? ऐसे कैसे उठा रहा है? ये जो अपना लॉन्ड्री वाला है ना, उसको 8 लाख का ऑफर किया है। 10 लाख में सौदा हो जाएगा। और जो अपना दर्जी है ना, वो पता है कितने मांगता है? पूरे 12। तेरे पास तो इतनी बड़ी जगह है कि सोने में तो लेगा रोसू भाई, सोने में। और नहीं तो क्या, सेठ ने टाइम मांगा है तेरे से मीटिंग के वास्ते। मैं तो बोलता हूँ मीटिंग रख लो। ऐसा टाइम रखो जो तेरे को सूट करे। अरे मुंशी जी, सेठ बड़ा आदमी है, जो टाइम उसको सूट करे वो रखो, मुलाकात हो जाएगी। तुम तो राजी है ना? मैं राजी हूँ बिल्कुल। कोई लफड़ा बफड़ा तो नहीं है? अरे कोई लफड़ा नहीं है। तो मीटिंग अगले हफ्ते रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये गैराज तुझे एक दिन फल दे जाएगा, इसे आबाद रखना। खुद को धोखा देने की कोशिश मत करो सलमा। मान लो कि हमारी तुम्हारी उम्र है न वो एनर्जी कि हम हर किस्म की परेशानी और टेंशन के हमलों का तवातुर से मुकाबला करते रहे। एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि हमारे शॉक ऑब्जर्वर खराब हो चुके हैं। सो प्लीज टेक इट इजी। आजकल की हंगामा खेज जिंदगी में ये कहाँ पॉसिबल है ज़ैनब। खैर फिक्र नहीं करो, मुझे कुछ नहीं हुआ।
तुम डॉक्टर हो ना, तो इसलिए मैं अपने सर के दर्द का तुमसे जिक्र कर बैठी। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे शक है सलमा कि तुम्हारे सर का ये दर्द सिर्फ सर का दर्द नहीं है, ब्लड प्रेशर का अटैक है। मैंने जो टेस्ट लिख के दिए हैं ना, कल वो जरूर करवा लो। और याद रखो, तुम्हारा अगला अपॉइंटमेंट मेरे क्लिनिक में हफ्ते को है, तुम्हें जरूर आना है। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं तो फहद की फिक्र करती हूँ। वो विल पावर से काम लेगा तो जरूर कामयाब होगा। सलमा, उसके दिल में खुद इस लानत से छुटकारे की ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। इसलिए तो डरती हूँ। जानती हूँ कि फहद वीक है, उसे बचपन से ही दूसरों का सहारा लेने की आदत है। माफ करना सलमा, इसका कसूरवार मैं तुम्हें ठहराती हूँ। तुम्हारे ही प्यार ने उसको ऐसा बना दिया है। मानती हूँ, अब अपनी गलती का एहसास होता है। खैर, फहद मर्द है, संभल जाएगा। शैला के बारे में क्या सोचा है? शैला के बारे में? क्यों, शादी नहीं करनी उसकी? हाँ, लेकिन वो दिलचस्पी जाहिर नहीं करती। क्या? यानी तुम उसकी ये उम्र गुजर जाने दोगी? कैसी माँ हो, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करो? हाँ, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। डॉक्टर सुहेल से तुम मिल चुकी हो, बड़े अच्छे खानदान का लड़का है, मेरा स्टूडेंट रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारी शैला को पसंद करता है, तुमसे मिलने आएगा। आप एक अच्छे लड़के हैं डॉक्टर सुहेल। जैसा कि आपने बताया, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है आपका, ब्राइट फ्यूचर है और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। एक ऐसा रिश्ता जिसे लोग आइडियल समझते हैं। आपने जी मेरी हैसियत से ज्यादा तारीफ कर दी है। मैं ये तो